इलस्ट्रेशन नंबर 24। आपको लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो उसे हमें अलॉटमेंट में और कॉल में एडजस्ट करना है। किसमें एडजस्ट करना है? उस चीज को एक बार अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट करना है, उस चीज़ को एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ देखो, आपको हमेशा ये देखना है कि एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई। जब भी एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होगी तो इट विल बी द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये किसका केस है? और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ये कहता है कि जब भी आपके पास पैसा ज़्यादा आए तो पहला तो क्या है रूल कि आप उस पैसे को रिटर्न कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो रिटर्न हो जाता है पैसा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी अगर 100 रुपये का शेयर है तो पूरे 100 ही मंगा लेती है। तो आपके अगर 100 रुपये ही मेरे पास आ गए तो रिफ़ंड ही करूँगा ना मैं, क्योंकि आपने मांगे 2 शेयर। बराबर समझना पृथ्वीराज, आपने मांगे 2 शेयर और मैंने दिया 1 शेयर, तो अब आपको 1 शेयर दे रहा हूँ मैं, तो जो 1 शेयर बच गया उसका पैसा मैं आपको लौटा दूँगा। बट आपकी बुक के हिसाब से और ये घिसी पिटी प्रथा के हिसाब से हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन मंगाते समय थोड़ा बहुत पैसा ही आता है। अगर आपने 5 शेयर मांगे और मैंने आपको 1 ही शेयर दिया तो आपने एप्लीकेशन का पैसा मुझे 5 शेयर पे दे दिया, जबकि मैंने अलॉट आपको 1 ही शेयर किया है, तो मैंने आपको 4 शेयर कम अलॉट किए हैं। तो मैंने ये बताया था पृथ्वी कि जो 4 शेयर पे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया वो एक्स्ट्रा पैसा मैं अलॉटमेंट में डालूंगा। अब मैं अलॉटमेंट में डालने से पहले एक बार चेक करूंगा कि जो अलॉटमेंट में मैं पैसा डाल रहा हूँ वो अलॉटमेंट का ही पैसा है ना, क्योंकि सामने वाला अगर ज़्यादा पैसे दे देगा तो हो सकता है अलॉटमेंट के बाद मुझे कॉल में भी डालना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने मांगे 5 शेयर, मैंने दिया 1 शेयर, आपने 4 शेयर ज़्यादा, मैंने आपको 4 शेयर कम दिए और आप मुझे अलॉटमेंट एप्लीकेशन के वक्त 1 रुपया दे चुके थे, एप्लीकेशन 1 रुपये का था, तो 4 × 1 करें तो आपका मेरे पास 4 रुपया पड़ा हुआ है। कितना रुपया पड़ा हुआ है? अब मान लो आगे चल के जो मैं अलॉटमेंट मंगाऊंगा वो 2 रुपये की है, तो आपको मैंने 1 शेयर दिया है और अलॉटमेंट 2 रुपये की है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रुपये होंगे। तो मैं आपसे अलॉटमेंट का सिर्फ 2 ही रुपया मंगा सकता हूँ और मेरे पास तो आपका 4 रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं 4 रुपये अलॉटमेंट में कैसे डालूँ जब मंगाने ही 2 रुपये है? तो आप अलॉटमेंट में सिर्फ 2 ही रुपये डालो। अब अभी भी आपके 2 रुपये बचेंगे मेरे पास, तो वो 2 रुपये मैं कॉल में डालूँगा। लेकिन मैंने कल ये कहा था कि जब भी पैसा एक्स्ट्रा आए तो अलॉटमेंट में डाल देना, लेकिन कॉल में मत डालना जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। जैसे कल जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि अलॉटमेंट में भी डालना हो, तो मैंने कॉल में डाला, अदरवाइज कॉल में नहीं डालता, मैं अलॉटमेंट में डालूंगा और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अच्छे से, अगर आप 2 दिन से अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसको लॉजिकली समझ में आ गया है, तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जो फुल वाला स्लैब है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नील वाले स्लैब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा दिमाग कहाँ पे खोपना है? प्रो राटा वाले स्लैब। आप 5 शेयर मांग रहे हो, मैं आपको 5 शेयर दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। आप 5 शेयर मांग रहे हो, मैं आपको 5 शेयर दे ही नहीं रहा, मैं तो 0 दे रहा हूँ, तो वो पूरा पैसा मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं। एडजस्टमेंट का सवाल कहाँ है? वेयर यू आर आस्किंग 5 शेयर एंड आई एम गिविंग यू ओनली 2 शेयर्स, तो प्रो राटा अलॉटमेंट वहाँ पर होता है। इस रिगार्ड में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। कारवा को आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24। एक कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए हैं। कितने शेयर ऑफर किए हैं? @ 10 रुपये का है। पैसे ऐसे आने हैं, एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 3, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे 3 2 3 2, कितने हो गए 10 रुपये। अब नेक्स्ट, क्योंकि हम प्रो राटा पढ़ रहे हैं तो आपको बताइए एप्लीकेशन ज़्यादा आएगी, पढ़ो नीचे। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 15,000, कितने की एप्लीकेशन आ गई? 23 तक क्वेश्चन किस किस के कंप्लीट है? 23 तक।
तेरे नहीं हो रहे? अभी तो हाथ खड़ा करा कर बेटा, पूरे सेशन में एक बार तो ऐसे दिखा दे कि हाँ कुछ तो करती हूँ। तेरे भी नहीं हो रहे? शर्म आनी चाहिए तेरे को बेटा है। बहुत पछताएगा तो एंड ऑफ द सेशन में, देखना। ये बावलेपन है अभी तो कर रहा है, तो ये स्कूल के नाटक और ये सब पागलपन है, बहुत पछताएगा। मैं मार्च के बाद तुझे मिलूँगा, तेरा रिज़ल्ट तेरे हाथ में होगा, रिग्रेट ही रिग्रेट होगा हाथ में सिर्फ। अभी तो मत मानो मेरी बात, ले लो हल्के में कोचिंग को। मार्च में तुम भी आओ, मैं भी आऊँ, मैं तुम्हें रिज़ल्ट बताऊंगा। जिन बच्चों ने बात मानी उसका क्या होता है और जिसने नहीं मानी उसका क्या होता है। अभी तो मेरी सब बातें सिर्फ तुम्हें लेक्चर लगेंगी, आने दो मार्च। एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की रिसीव हुई है और कुछ इस प्रकार अलॉटमेंट हुआ है। नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 3,000। स्लैब बना लेते हैं। मैंने कहा था 2 स्लैब बना लेना, एक अप्लाइड वाला और एक अलॉटेड वाला। 3,000 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, नील। रेस्ट ऑफ द शेयर्स को हमने प्रो राटा दिया। देखो इधर एप्लीकेशन 15 की आई है, तो 15 में से मैंने 3 को नील दिया है, तो 12। तो अब 12 को मैं कितने दे सकता हूँ? 10, क्योंकि मैंने इशू ही कितने किए हैं। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 10 और यहाँ टोटल आ जाएगा 15। कल भी ऐसा स्लैब हमने बनाया था। जब भी स्लैब बना हुआ ना हो तो पहले स्लैब बनाना, लैंग्वेज में लिखा हुआ। अब आपको क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं, ये पूरा क्वेश्चन। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अप्लाइड, अलॉटेड, एवरीथिंग। अब बस नीचे ये पढ़ लो, किसी ने पैसे नहीं दिए हो ऐसा लिखा हुआ हो, पढ़ो आगे। ऑल द कॉल वर ड्यूली मेड। अंडरलाइन करो। मोहन जिसके पास 100 शेयर थे उसने कॉल दे दी अलॉटमेंट के साथ, कॉल इन एडवांस। सोहन जिसके पास 200 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं दी। रोहन जिसके पास 100 शेयर थे उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। तो एक बंदे ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं दी, एक बंदे ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, और एक बंदे ने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल दे दी। याद रख पाओगे इतनी सारी चीज़ें? नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या हुआ है ज़रा एक बार समराइज़ कर लो। हाँ, नाम से तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई भी हो, सोहन हो, रोहन हो, क्योंकि एंट्री में नाम नहीं आता। 100 शेयर के ऊपर कॉल किसके साथ आ गई? अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद कौन है? 200 शेयर, इस पे क्या नहीं आई? फर्स्ट कॉल। और उसके बाद कौन है? जो भी है, नाम से मतलब नहीं है, कितने शेयर है? इस पे भी 100 शेयर है। इसने क्या नहीं दी? बस हम क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है। ये पूरी समरी यहाँ पे बन गई, ठीक है। यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह वर्किंग नोट के लिए छोड़ देते हैं। सामने देखो, पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। बैंक अकाउंट, एक बार देखो मैंने नीचे पढ़ा नहीं, कुछ और तो नहीं है ना? पास जनरल एंट्री। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। प्यार से इधर देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितने शेयर किया? पहली एंट्री 15 से होगी, 15 × 3। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कल बताया जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट और रिफंड करना होगा तो टू। ये पहले ही लिख दिया करो, ये लिखना ही है। अब और पैसा आएगा तो कॉल में जाएगा, कॉल में जाएगा कि नहीं जाएगा डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन ये तो लिखना ही लिखना है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये तो मैं करता ही करता। एक्स्ट्रा पैसा आ जाता तो रिफंड करता टू बैंक, ये भी मैं करता ही करता। जो पैसा मुझे आएगा वो मैं अलॉटमेंट में डालूंगा। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, एप्लीकेशन 45 से खुला है, बंद भी कितने से होगा? मैंने आपको कहा था शेयर कैपिटल में हमेशा नॉर्मल शेयर जाएंगे, जो नॉर्मल शेयर है। कितने शेयर है? 10,000। और एप्लीकेशन कितने का है? 10 को 3 से करो, यहाँ तो 30 जाएंगे। बैंक पे मैंने कहा था रिफंड होंगे, 3,000 को रिफंड करेंगे 3 से 9। अब देखा जाए तो 30 और 9 कितने हुए? 30। 45 में से 9 गए, 6,000 बचेंगे। लेकिन वो 6,000 आपको डायरेक्ट नहीं डालने, एक बनाना है। ये वर्किंग नोट आपको काम आए ना आए, लेकिन आलस मत करना, हर बार बनाना। कब काम आएगा आपको नहीं पता। आपको पहले देखना है एक्सेस। क्या देखना है? पृथ्वीराज चौहान, ध्यान से देखना। एक्सेस में मैंने कहा था फुल मत देखा करो, नील मत देखा करो, सिर्फ प्रो राटा वाला स्लैब देखा करो। 3 से मतलब नहीं है, फुल तो है भी नहीं इधर। 12 में से 9 गए, आपने मांगे 12 में से 10 गए और मैंने दिया आपको 10।
तो मेरे पास 2000 शेयर का पैसा पड़ा हुआ है आपका। 2000 शेयर के क्या पूरे 10 रुपये पड़े हुए मेरे पास? 2000 शेयर के सिर्फ ये एप्लीकेशन 3 रुपये का है। तो आई हैव 6000। कितने? तो मैं 6 ही डालूंगा, लेकिन चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा? ये देखूँगा कि अलॉटमेंट मनी पे कितना मैक्सिमम आना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा था फुल वाला मत देखना, नील वाला मत देखना, सिर्फ प्रो राटा। प्रो राटा में आपको मैंने शेयर दिए हैं 10,000, अलॉटमेंट मनी 2 रुपये की है। तो अगर मैं 10,000 को 2 से करूं तो मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट में कितना डाल सकता हूं? एंड मैं सिर्फ कितना डाल रहा हूं? तो कोई प्रॉब्लम। अब मैं 6,000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकता था, लेकिन मुझे आपकी आदत बनानी है। आदत बन गई तो फिर हमसे कभी गलती नहीं होगी। क्या आदत बनानी है? कि हम हमेशा चेक करेंगे कि हमसे गलती से अलॉटमेंट में ज़्यादा पैसा तो नहीं चला गया। हप्पा हो गया ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अब कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर वगैरह आएंगे, जल्दी जल्दी करो। कोई डाउट है बेटा? सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब इसको भूल जाना 15, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सारी एंट्री 10 से हो, क्योंकि मैंने इशू कितने किए हैं? मैं 2000 कचौरी दुकान में लेके बैठूँ और सामने से 4000 खाने वाले आ जाए तो क्या मैं उन्हें 4000 कचौरी दे सकता हूँ? मैं कितने कचौरी दूंगा? 2000। ठीक है, जो एडजस्टमेंट मुझे करना था वो पहली एंट्री में मैंने कर लिया। पहली एंट्री में भी ये मत समझना मैंने 45,000 के शेयर दे दिए तुम्हें, 15,000 शेयर दे दिए। अभी मैंने 15 नहीं दिए, मैंने तुमसे एप्लीकेशन 15,000 पे ले ली, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा पैसा था या तो मैंने रिफंड कर दिया या अलॉटमेंट में डाल दिया। पैसे तो मैंने आपसे उतने ही लिए जितने वाजिब लेने, क्योंकि मैं शेयर 15,000 इशू कर ही नहीं सकता। मैं कर ही कितने सकता हूँ? 10 एज पर सेबी गाइडलाइंस। अगर ये गाइडलाइन ना होती तो आज कंपनियों को कितना मज़ा आ जाता, क्योंकि जितनी भी कंपनियाँ शेयर इशू करती है सब्सक्रिप्शन तो उससे ज़्यादा का आता है। उस दिन एक सड़ी सी कंपनी आपके सामने खोली जिसके नाम अते पते भी ठिकाने नहीं थे, 30 करोड़ के शेयर इशू करे थे और आप कितने गए? 4,000 करोड़ के समथिंग। इतना शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है। अभी मोस्ट अवेटेड आईपीओ है स्विगी का, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, विराट कोहली जैसे कितने सेलेब्स ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं। मतलब वो फ्री में, अभी तो अलॉटमेंट खुला ही नहीं है, अलॉटमेंट खुला ही नहीं है अभी स्विगी का। उससे पहले ये लोग स्विगी के ओनर को पैसे दे चुके हैं कि हम आपके शेयर में पैसे ले शेयर खरीदेंगे आपकी कंपनी में, तो ये तो दे ही चुके हैं। और अब जब खुलेगा तो कितने लोग और लेंगे, कितना ओवर सब्सक्राइब जाता है। तो अगर अलाउ कर देते सारी एप्लीकेशन रखने की, क्या लगता है आपको? वैसे तो आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ 12 के हिसाब से, सेबी ने क्यों मना किया होगा? आज अगर मैं 30 करोड़ शेयर इशू करूँ और एप्लीकेशन 60 करोड़ की आ जाए तो सेबी के बाप का क्या जा रहा है? मैं 60 करोड़ शेयर रख लूँ, अरे पैसे रख लूँ और उनको 60 करोड़ शेयर दे दूँ। ऑथोराइज इतनी नहीं होगी, मान लो ऑथोराइज भी है मेरी। ठीक है, हाँ तू क्या कह रहा है? हाँ भाई मार्केट तो मेंटेन है ही ना, तुम तो ज़्यादा ले ही रहे हो। मतलब अगर ऐसा होता कि मार्केट को मेंटेन कर तो तुम तो पैसा ज़्यादा ही दे रहे हो ना। मैंने थोड़ी मांगा था, मैंने तो 30 करोड़ ही इशू करे थे, तुमने तो आगे से ही दे दिए मुझे पैसे। देखो सबसे पहली बात, ये आपने जब पेपर फाइल किए सेबी को तो आपने ये दिखाया कि हमें 50 करोड़ शेयर इशू करने हैं, एक शेयर 10 का होगा और हमें 500 करोड़ की ज़रूरत है। और आपने सेबी को सब बता दिया कि ये 500 करोड़ में से हम इतने पैसे प्रोमोटर को देंगे, इतना अपनी वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, इतने की मशीन खरीदेंगे, इतने की 2 ब्रांचें डालेंगे। ये पहले फाइल करना पड़ता है, मैंने थोड़ा आगे का बता रहा हूँ ऐसे ही नॉलेज के लिए। तो वो सब चीज़ें आप पहले फाइल कर चुके हो, तो आपको अप्रूवल आया है उस 500 करोड़ के हिसाब से। अब आपके पास जब 1000 करोड़ 1500 करोड़ आ जाएगा ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा पैसों का आप क्या करोगे? वो तो आपने इधर बताया नहीं है। फिर आप उन पैसों का कुछ भी करोगे। फिर उसने जो अभी कहा कि जब आप उन पैसों का कुछ भी करोगे तो चुकाते टाइम क्या करोगे? अभी हमने आपको 500 करोड़ की अप्रूवल क्यों दी? ये देखकर कि आपके मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस के हिसाब से 500 करोड़ आप रेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 5000 करोड़ की आ जाए तो वो जो ज़्यादा पैसे आएंगे उसका आप क्या करोगे? ये आपने अभी तक सेबी को नहीं बताया, तो हम अलाउ कर देंगे तो दिक्कत होगी।
इसलिए सेबी क्या कहता है, अभी तो आप ये पैसा लौटा दो, अब आपको चाहिए तो दोबारा शेयर इशू कर दो। रोका किसने? फिर कर दो, रोज करो, रोज करो, पूछ के करो। अब आपको पता है ना, पहली बार में आपका शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ था, अगली बार आप ज़्यादा इशू करना ताकि सबको मिलेंगे। केक कटेगा, सब में बटेगा, बट तरीके से बटेगा, जैसा सिस्टम है वैसा चलेगा। चलो खैर आगे आते हैं। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 10,000। अलॉटमेंट कितने का है? 2 रुपये का। 10 × 2 20,000। बोर्ड पे देखते चलना। अब अलॉटमेंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो होगी। अब जादू होगा। जादू क्या होगा? अलॉटमेंट के साथ ही क्या आ जाएगी, और कॉल को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ये क्रेडिट से खुलता है। अब देखो इधर अलॉटमेंट में 20 आने थे, 20 में से 6 तो पहले ही आ चुके थे, कल बताया था, तो अब 14 ही आएंगे। कितने आएंगे? और थोड़े ज़्यादा भी आएंगे। ये बंदा 100 शेयर पे पैसे दे देगा, 100 शेयर पे ये अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल दे देगा। कॉल कितने की है? 3 और 2 5 रुपये की। कॉल इन एडवांस है, ये 2-3 दिन पहले पढ़ाया है, 5 रुपये। और 5 रुपये की कॉल कितने शेयर पे है? 100 शेयर। 100 को 5 से करो 500। तो यहाँ बैंक में आएंगे 14,500। देखिएगा ज़रा, आ रहे 14,500। अब कॉल हो गई, अरे अलॉटमेंट हो गई, कॉल मंगा लो। कॉल मंगाओ प्यार से एकदम। कॉल मंगाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल मंगाऊंगा, सारी एंट्री 10,000 से होगी। 10,000 इंटू कॉल कितने की है? 3 रुपये की। 10 × 3 करो 30,000। थोड़ा दिमाग खुला रखना, दिमाग खुला रखना, क्योंकि एक बंदा कॉल इन एडवांस है, वो पैसे नहीं देगा, और 2 बंदे कॉल इन अरियर है, ये भी पैसे नहीं देंगे। नहीं, एक बंदा कॉल इन अरियर है, क्योंकि ये 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं आएगी। तो याद रखना, एक बंदा ऐसा है जो पहले ही पैसे दे चुका है, और एक बंदा ऐसा है जिसने अभी कॉल नहीं दी। तो मतलब एक डिफॉल्टर है, एक देव मानुष है। देव मानुष कौन है? जो पहले ही पैसे दे चुका है, वो अब पैसे, और एक डिफॉल्टर है, वो भी पैसे। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप नॉर्मल एंट्री पहले करा करो। नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही होती है ना? बोलो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोला है, तो पहले वो बंद होगा, तो डेबिट करो कॉल इन एडवांस। और एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए खुलेगा कॉल इन अरियर्स। कृष्णा आडवाणी है ना, कल नहीं आया था ना, वीडियो देखा था पक्का? इंपॉर्टेंट वीडियो था कल का। चलो, ये 30 से खुला है, तो बंद भी कितने से होगा? 30 से। अब ये कॉल इन एडवांस आप 500 से बंद मत कर देना, क्योंकि 500 में फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है। फर्स्ट कॉल सिर्फ 3 रुपये की है, तो 100 × 3 कॉल इन एडवांस में डालना 300। और कॉल इन अरियर में जो पैसे नहीं देगा, कितने लोग पैसे नहीं देंगे? 100 नहीं, ये 200। 200 पे कॉल कितने की है? 3 रुपये की। 200 को 3 से करो। अब 30 में से ये पैसा हटा लो, ये नहीं आया, तो 29,100। चेक करिएगा ज़रा, 29,100 हो रही है। सेम यही एंट्री हो रही है या कुछ और हो रही है? यही हो रही है। ऑल्टरनेटिव में एक और हो रही है। ये समझ में आ गई ना आपको? तो ऑल्टरनेटिव छोड़ो। नेक्स्ट, जतिन मेरे से पूछ बेटा, मेरे से पूछ क्या हुआ? 300 वाला समझा देता हूँ। आपने कॉल इन एडवांस 100 शेयर पे खोला था, और आपने 100 को इंटू करा था 5 से, लेकिन वो 500 में फर्स्ट कॉल भी थी, सेकंड कॉल भी थी। अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल ही बंद होगी, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ, सेकंड कॉल की बाद में करूँगा। तो फर्स्ट कॉल 3 रुपये की थी, तो 100 को 3 से करेगा तो 300 आएंगे, इसलिए। और कॉल्स इन अरियर में वो पैसा आता है जो पैसे नहीं देता। कौन पैसे नहीं दे रहा? ये 200 शेयर। कितने की कॉल है? 3 की। तो 200 को आप 3 से करोगे तो कितने आएंगे? 600। तो 600 आ गए। नेक्स्ट, सेकंड कॉल, शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, कितने शेयर है 10,000, सेकंड कॉल 2 रुपये की है 20,000। और अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल 20 से खुला है, बंद भी कितने से होगा 20 से। सामने देखो, अब ये 100 शेयर पे कॉल इन एडवांस आपने 3 रुपए से बंद किया था, अब 2 रुपए से और बंद कर दो, तो 100 × 2 कॉल इन एडवांस बढ़ा लो 200। और अब कॉल इन अरियर में आएंगे डिफॉल्टर्स पहले एक 200 शेयर का तो था ही, एक 100 शेयर का और है। 200 शेयर का तो वो था जिसने फर्स्ट भी नहीं दी थी, सेकंड भी नहीं दी थी, और 100 का वो है जिसने सिर्फ सेकंड नहीं दी। तो 200 और 100 300 शेयर पे पैसे खा चुके हैं मेरे लोग भाग। और 300 शेयर पे कितने रुपए खा चुके हैं 2 रुपए। तो 300 को 2 से करूंगा 600, तो 800 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। तो बैंक में आएंगे 19,200, चेक करिएगा 19,200। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी तक कंपनी में जो भी पढ़ाया है सब कुछ है इसमें, कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, प्रोराटा भी है, निल भी है, फुल भी है, प्रीमियम नहीं था, बस इसमें एक प्रीमियम आता तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता आपका। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, हैंड रेस किया अभी किसी ने, कोई कुछ पूछ रहा था अभी, तू पूछ रहा था गुरदीप, पक्का? चलो आगे आते हैं। 25 काट दो, जॉइंट अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है, 26 पे आओ। 26 पे कैसे आए? अब तो 4 फीचर शुरू होगा, तो पहले 4 फीचर की कथा गा लेते हैं। मैंने जब आपको पूरा इसका सिस्टम समझाया था डे 1 पे, तो मैंने कहा था कि कुछ जगह छोड़ना। अभी मैं आपको जो एंट्री बढ़ा रहा हूँ वो फर्स्ट फेज में काम आएगी। अब यहाँ से इस चैप्टर का सेकंड फेज स्टार्ट होता है 4 फीचर। क्या स्टार्ट होता है? 4 फीचर। हाँ बेटा, जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है, वो क्वेश्चन नहीं है आपको, एक ही दे रखा है वो, उसके बाद 4 फीचर शुरू हो जाएगा। चलो देखो, ये हटा रहा हूँ मैं, पॉज कर दे इसको एक मिनट। चैप्टर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है आज से, 4 फीचर। 3 फेज में मैं कंपनी पढ़ाता हूँ। फर्स्ट फेज था बेसिक का, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की भी बात हो गई। अब सेकंड फेज है 4 फीचर, और इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आएगा 55 के बाद, वो जब आएगा तब बात करेंगे। तो आपने जितनी भी एंट्रीज पहले लिखी थी उसमें मैंने कहा था 2 पेज छोड़ना, उसमें अब ये एंट्रीज भी आपको लिखनी है। समझाता हूँ बहुत अच्छे से, बुक सब बंद कर लो, अब क्वेश्चन हो गए। और सामने देखो आराम से, फ़ोटो वोटो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिखना विखना कुछ मत, सब आराम से बाद में लिखना। और सामने देखो, देखो बच्चों, जब आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने, कंपनी का एक रूल होता है कि जब भी कोई पैसे ना दे तो आप कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खोलो। हालांकि मैंने ये भी बताया कि CBSE अलाउ करता है, कॉल्स इन अरियर का अकाउंट नहीं भी खोलोगे तो चलेगा। अगर आप एंट्री करोगे नॉर्मल तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, अभी करा था टू शेयर फर्स्ट कॉल। और अगर अकाउंट नहीं खोलोगे तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों अलाउड है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलो या मत खोलो, लेकिन मैंने कहा था कि खोल देना बढ़िया रहता है। सामने देखना आप, अब मैंने कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खोल लिया। ओ इधर देख, कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खोल लिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक तो मैं प्यार से इंतज़ार करूं कि आप पैसे दे दोगे, आपका ज़मीर जगेगा, कभी तो दोगे। कंपनी ऐसे नहीं करती। कंपनीज एक्ट ये कहता है जो पैसे ना दे उसको एक नोटिस भेजो कि अगर आपने, उस नोटिस में उसे 14 दिन का टाइम दो, अगर आपने 14 दिन में हमारे पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के, अलॉटमेंट के, एप्लीकेशन तो दे ही दी होगी। किसी के बाप में ताकत है एप्लीकेशन खा जाए, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो पहले ही आ जाता है। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो किस में करेगा?
तो अगर आपने मुझे ये पैसे नहीं दिए तो मैं आपको नोटिस दूंगा कि विदिन 14 डेज़ आप मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं आपके शेयर फॉरफिट कर लूँगा, ज़ब्त कर लूँगा। अब जब आप शेयर ज़ब्त करते हो तो उसमें शेयर होल्डर का भयंकर नुकसान होता है, क्योंकि ज़ब्त करने का मतलब है उनसे शेयर वापस लेना, और आप उनसे शेयर भी वापस ले लोगे और जो पैसा आप दे चुके हो वो डूब जाएगा। जैसे मान लो आप 10 रुपये में से 3 रुपये की एप्लीकेशन दे चुके थे, 4 रुपये की अलॉटमेंट भी दे चुके थे, तो 3 और 4 होते हैं 7 रुपये। तो आप 7 रुपये दे चुके थे, 3 रुपये अभी भी बाकी थे, 3 रुपये अभी भी बाकी थे। तो वो 3 रुपये के लिए आपने शेयर जब्त कर लिया, तो शेयर भी गया आपके हाथ से और कंपनी के वो 7 रुपये भी गए जो आप दे चुके थे, वो वापस नहीं मिलेंगे आपको। कंपनी उन पैसे को खा गई और वो कंपनी का हो गया फ़ायदा। क्या हो गया? इसीलिए कंपनी का पैसा कभी भी खाना नहीं चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आज ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपके शेयर फॉरफिट कर ले? क्यों? एक एक करके बोलो, क्यों? क्यों गुरदीप? क्योंकि अब कंपनी एप्लीकेशन में ही कुछ बच जाता है तो अलॉटमेंट में मंगा लेती है, कॉल तक तो नौबत ही। तो आज की तारीख में ये टॉपिक भी क्या हो गया? इररिलेवेंट। क्या हो गया? कि कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगवा लेती है। खैर चलो, अभी तो मान रहे टॉपिक है, मान लो कभी कोई कंपनी पुराने ख्यालात की, पुराने ज़माने की अभी भी हो ऐसी, जो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगाती हो, तो भैया कंसेप्ट समझ में आया? आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके शेयर क्या कर लूँगा? जब्त कर लूँगा। जब्त करने से क्या होगा? जो पैसे आप दे चुके थे वो भी डूब जाएंगे और शेयर भी आपके हाथ से, शेयर भी गया और जो पैसे दे चुके थे वो भी गए। हमें तो एंट्री पढ़नी है। अब एंट्री देखो क्या होगी, 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ मैं। आपके क्वेश्चन में प्रीमियम था और प्रीमियम रिसीव हो गया था तो ये एंट्री होगी, और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था तो ये एंट्री होगी। अब ये तो रूल तभी लगे जब प्रीमियम था ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रीमियम रिसीव्ड है तो देखो क्या होगा, एंट्री में प्रीमियम का कोई रोल ही नहीं आएगा, इग्नोर कर देना उसे, लॉजिक बाद में बताऊंगा, पहले एंट्री सुनो। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी? अभी तक आप शेयर दे रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, प्रमोटर को शेयर दिए, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटर को दिए, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, और वेंडर को दिए तो वेंडर टू, पब्लिक को दिए तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। जितनी भी एंट्री अभी तक कराई सब में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। क्या हो रहा था? अब पहली बार शेयर कैपिटल डेबिट होगा। क्या होगा? शेयर कैपिटल, क्योंकि अब शेयर दे नहीं रहा हूँ बल्कि शेयर, अभी तक शेयर दे रहा था, बोलो दे रहा था, अब शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे वो चीज़ आएगी जो रिसीव नहीं हुई। मान लो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई तो, सेकेंड कॉल रिसीव नहीं हुई तो। लेकिन मैंने ऑब्लिक करके कॉल इन अरियर भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय अगर तुमने कॉल इन अरियर का अकाउंट खोला था तो डेबिट से खोला होगा, तो आप कॉल इन अरियर के अकाउंट को क्रेडिट से हल करना। लेकिन उस समय तुमने कॉल इन अरियर नहीं खोला था तो आपको सिर्फ शेयर अलॉटमेंट लिखना है, शेयर फर्स्ट कॉल लिखना है। थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। अगर आपने पैसे दे दिए होते तो आप एंट्री करते बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करते, और पैसे नहीं दिए होते तो आप एंट्री करते बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। आप बैंक में डालते, मान लो आने होते 50 तो आप डालते 50, लेकिन मान लो 2000 का डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप बैंक में 50 की जगह डालते 48, इधर डालते 2 और इधर डालते 50। तो ये अकाउंट 2000 से खुला है तो ये इधर 2000 से बंद हो गया, क्योंकि शेयर ही वापस ले लिए। तो आप कॉल से दिखाने का कोई मतलब, क्योंकि शेयर ही वापस ले लिए। लेकिन अगर मान लो CBSE वाले कहते हैं कि आप पॉलिसी नजर मत खोलो, तो फिर आपने एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 48। तो आपने अलॉटमेंट में यहाँ 48 ही डाले हैं, जबकि जाने चाहिए 50, तो वो 2000 से अलॉटमेंट इधर आ जाएगा।
तो बराबर लॉजिक समझना कि अलॉटमेंट कब आएगा, जब आपने उस समय कॉल्स इन एरियर नहीं खोला था। उस समय कॉल्स इन एरियर खोला था तो अभी कॉल्स इन एरियर बंद करना। उस समय कॉल्स इन एरियर नहीं खोला था तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखना। अब मैंने तुम्हें ये सिखाया कि तुम हमेशा कॉल्स इन एरियर खोला करो, तो आपने अगर कॉल्स इन एरियर खोला होगा तो यहाँ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की जगह सिर्फ क्या लिखना है, उस समय। जैसे डिसोल्यूशन में पढ़ाता था ना, एक बार उधर बैंक लिखा है तो इधर भी एक ही बार बैंक आएगा, और रियलाइजेशन में 4 बार बैंक लिखोगे तो फिर इधर भी 4 बार बैंक आएगा। वही सारी रामायण है कि अगर उस समय कॉल्स इन एरियर खोला होगा तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर। उस समय कॉल इन एरियर नहीं खोला होगा तो यहाँ लिखना है शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड। समझ गए? तो जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके शेयर हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। क्या कर लिए? अब ध्यान से सुनना, आपका शेयर अगर 10 रुपए का था तो फेस वैल्यू में 10 रुपए लिखना, अलॉटमेंट में 2 रुपए, मान लो 2 रुपए का था, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का था तो 2 रुपए, सेकेंड कॉल 3 रुपए का था तो 3 रुपए, तो 2 रुपए 2 रुपए 3 रुपए टोटल हो गए 7 रुपए। तो 10 में से सामने वाले ने 7 रुपए नहीं दिए, लेकिन 3 रुपए तो वो दे चुका है, एप्लीकेशन तो सब दे देते हैं। तो यहाँ आएगा 2 शेयर फॉरफीचर और अमाउंट में आएगा 3 रुपए। ये वो 3 रुपए है जो आप दे चुके हो, और ये कंपनी के लिए फायदा है, और अकाउंट्स में सारे फायदे क्रेडिट होते हैं। इससे शेयर फॉरफीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में डेबिट हुए, क्योंकि शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुई थी, अब डेबिट हो गई, खत्म। अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था ड्यू करते वक्त, अभी क्रेडिट हो गया। कॉल पहले डेबिट हुआ था ड्यू करते वक्त, सेकंड कॉल भी पहले डेबिट हुआ था, तो ये तो रिवर्सल चल रहा है। और फॉरफीचर क्रेडिट क्यों हुआ, नया अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम है, और इनकम अकाउंट्स में क्या होती है। तो 10 में से आपने मुझे 7 रुपए नहीं दिए, लेकिन 3 रुपए तो दे दिए थे, तो वो 3 रुपए मेरा फायदा है, और फायदे अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। फायदे अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। तो मतलब अभी तक जितनी भी एंट्रियाँ तुम्हें पढ़ाई, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी है, ये वाली, इसे बोलते हैं फॉरफीचर। ये मैंने शेयर क्या कर लिए, जब्त। क्या कर लिए, क्योंकि आपने मुझे पैसे टाइम पे, तो मैंने आपके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए। आगे बढ़ो। तू सोच क्या होना चाहिए। आप 3 बार कॉल इन एरियर मत लिख देना जाहिलो। कितनी बार लिखना, 1 बार। वो तो मैंने ऐसा लिखा है कि अलॉटमेंट ना हो तो अलॉटमेंट, कॉल ना हो तो कॉल, सेकंड कॉल ना हो तो सेकंड कॉल। अब मान लो क्वेश्चन में लिखी बने कि 10 रुपए का शेयर था, सामने वाले ने 5 रुपए नहीं दिए, तो बस यहाँ 5 रुपए लिख देना। 6 रुपए नहीं दिए 6 रुपए, 7 रुपए नहीं दिए 7 रुपए। मतलब 200 शेयर फॉरफिट कर दिए, तो इसीलिए तो क्यों होंगे, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। बिना मतलब ऐसे किसी के शेयर थोड़ी फॉरफिट होते हैं। हाँ, सभी आएगा ना, ऐसे अंधी में थोड़ी फॉरफिट करेंगे। चलो नेक्स्ट, अगला पार्ट। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम रिसीव हो चुकी है, ठीक है, इसको पॉज कर दो। देखो इधर, अब सेकेंड वाला पार्ट, गणेशम, सेकेंड वाला पार्ट ये कहता है कि अगर आपने प्रीमियम रिसीव नहीं करी, अगर प्रीमियम रिसीव करी हो तो इस एंट्री में प्रीमियम दिखाना ही मत, इग्नोर कर दो। क्यों, उसका लॉजिक अभी 5 मिनट में बताऊंगा। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं करी है तो एंट्री ऐसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं करी। उस समय जब प्रीमियम करा खोला था तो क्रेडिट से खोला था, तो अब बंद डेबिट से करना है। यहाँ पे भी बंद करना चाहिए था लेकिन नहीं करा, क्यों, उसका लॉजिक अभी बताऊंगा। प्रीमियम को डेबिट करना है क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, कैपिटल रिसीव नहीं हुई तो कैपिटल भी डेबिट हो गई।
और बाकी अलॉटमेंट नहीं आया तो अलॉटमेंट, कॉल नहीं आई तो कॉल, सेकंड कॉल नहीं आई तो सेकंड कॉल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, आप इतना समझ लेना ये रिवर्सल एंट्रीज है, क्योंकि उस समय मैंने अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो अब मैंने कर दी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। उस समय मैंने एंट्री करी थी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अब मैंने कर दी शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल। उस समय मैंने करी थी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, अभी मैंने कर दी शेयर कैपिटल टू शेयर सेकंड कॉल। तो दीज आर रिवर्सल एंट्रीज। क्या है ये? जैसे को तैसा कर दिया। ड्यू करते वक्त जो एंट्री करी थी आज मैंने उसको, क्योंकि अब मेरे पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उसके शेयर क्या कर रहा हूँ, जब्त कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और जो पैसा आ चुका है, जो पैसा आ चुका है वो शेयर फॉरफीचर में आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया अमाउंट रिसीव, यहाँ मैंने लिख दिया अमाउंट नॉट रिसीव, यहाँ भी मैंने लिख दिया नॉट रिसीव, यहाँ मैंने लिख दिया। अब इस एंट्री में और इस एंट्री में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ प्रीमियम मैंने क्या कर रखी है, डेबिट कर रखी है। इसका लॉजिक बताना है, लेकिन वो तभी बताऊंगा जब इतना क्लियर होगा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। एक सवाल का जवाब दो मुझे, आप बताओ आस्था, जब आप क्वेश्चन करोगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये तीनों आए, ये जरूरी है? जरूरी नहीं है। रीजन? वेरी गुड। डिपेंड करेगा कितने पे किए हैं, कितने पे। अगर अलॉटमेंट पे कर दिया है तो यहाँ अलॉटमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल भी पे कर दिए तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी पे कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेकंड कॉल भी पे कर दी तो फिर फॉरफिट क्यों किए? बिना मतलब के फॉरफिट सिर्फ फॉरफिट कब होते हैं? जब आप पैसे पे। तो यहाँ सेकंड कॉल तो आएगा ही आएगा, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल आए ये जरूरी, इसीलिए मैंने यहाँ बराबर लिखा है कि यहाँ सिर्फ वो पैसा आएगा जो नॉट रिसीव्ड है। क्या है? रिसीव वाला पैसा फॉरफीचर में जाएगा। किस में जाएगा? अब एक राज खोलता हूँ। आपको जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कॉल्स इन अरियर लेस करना, शेयर फॉरफीचर ऐड करना, वो यही वाला शेयर फॉरफीचर था। तो फॉरफीचर कौन सा था? जो यही वाला है। ठीक है, तो आपको उधर बता दिया था मैंने, फॉरफीचर ऐड करना है, वो यही वाला फॉरफीचर था। तो अगर मान लो आज आपके 200 शेयर मैंने फॉरफिट किए और वो 200 शेयर 10 रुपए के थे, तो 200 इंटू 10 20,000, अरे 2,000, तो आप शेयर कैपिटल में डालना 2,000। उसमें सामने वाले ने 2 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, तो 200 इंटू 2 400। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 200 इंटू 2 400। 3 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी, 200 इंटू 3 600। 600 400 400 1400। 2,000 में से 1400 माइनस करना, 600 रुपए फॉरफीचर में डाल देना बैलेंसिंग फिगर से। तो ये आएगा कैसे? यहाँ भी कैसे आएगा? अब प्रीमियम की मैं गणित समझाता हूँ तुम्हें। ये जो लॉजिक बता रहा हूँ ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, तो अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छे से सुनना। प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो मैंने कहा इसमें इग्नोर कर दो, एंट्री में कुछ करो ही मत। रीज़न ये है कि प्रीमियम का पैसा सिर्फ 5 ही जगह यूज़ होता है। तो अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर लिए तो वो पैसा फॉरफीचर में चला जाता, क्योंकि जो पैसा रिसीव होता है वो फॉरफीचर में जाता है, और फॉरफीचर में जाने के बाद ये पैसा बैलेंस शीट में ऐड हो जाता, और फिर उसके बाद तो उस पैसे को कहीं भी यूज़ करो। और आगे मैं ये भी बताऊंगा, एक केस ऐसा है जिसमें फॉरफीचर का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हो। तो एक बार ये फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में चला गया या बैलेंस शीट में चला गया तो इसका यूज कहीं पे भी हो सकता है। तो इट वुड बी अ क्लियर कट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 52 which says that amount of premium can be used for only 5 purpose, p square b square d। याद है? p square b square d। क्या है p square का मतलब? तू बता। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बी स्क्वायर का मतलब, हाँ सही बोल रहा है, बोनस शेयर और बायबैक। डी का मतलब
डिस्काउंट वगैरह राइट ऑफ करने में, क्या राइट ऑफ करने में? डिस्काउंट, अंडर राइटिंग कमीशन, ये पढ़ाया था। ये लॉजिक है कि यहाँ प्रीमियम नहीं लेते। अब प्रीमियम रिसीव हुई है तो फिर वो कहाँ जाता? रिसीव वाला पैसा फोरफीचर में। फोरफीचर में जाने के बाद कहीं भी जा सकता था। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुई है तो फिर उसको डेबिट करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हमने जब प्रीमियम खोली थी तो क्रेडिट से खोली थी और अभी रिसीव नहीं हुई है तो डेबिट कर दी, तो अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। आज मान लो उस समय प्रीमियम हमने खोली थी 6 लाख से, उसमें से 1 लाख की प्रीमियम रिसीव नहीं हुई तो आपने क्रेडिट करा था 6 लाख से, डेबिट कर दो 1 लाख से, बचे 5 लाख। प्रीमियम में 5 लाख है, उसे जहाँ यूज़ करना है वहाँ करो, मतलब जैसे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपका वो अकाउंट 6 से खुला हुआ था और बंद नहीं हुआ था तो यहाँ बंद कर दिया हमने उसे, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ। रिसीव हो जाए तो इग्नोर करना है, रिसीव ना हो तो बंद करना है। रिसीव हो जाए तो इग्नोर करना है, प्रीमियम आएगा ही नहीं एंट्री में, रिसीव हो जाए तो। और रिसीव ना हो तो वो प्रीमियम का अकाउंट बंद होगा। बंद कैसे होता है? डेबिट से, क्योंकि खुला कैसे था? क्रेडिट से। तो बंद कैसे होगा? डेबिट से। ये 2 एंट्रीज में कोई डाउट हो तो पहले पूछो आराम से। अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया कि जब आप किसी के शेयर फॉरफिट करते हो तो क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि उस समय क्रेडिट हुआ था। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो सब क्रेडिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय डेबिट हुए थे। और जो पैसा रिसीव हो गया वो फॉरफीचर अकाउंट में चला जाता है। किस अकाउंट में चला जाता है? ये 2 एंट्री। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है फेस वैल्यू का कॉल्ड। ये याद रखना है आपको। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा? इसका मतलब समझा देता हूँ। अगर शेयर 10 रुपए का है तो यहाँ 10 ही जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने अभी 8 ही मंगाए हैं तो फिर यहाँ 8 ही जाएंगे, 10 मत डाल देना, क्योंकि शेयर कैपिटल डेबिट उतने से ही होगा जितने से क्रेडिट हुआ है। तो उस समय जब आपने शेयर कैपिटल खोला ही 8 से है तो अभी बंद भी कितने से होगा? तो ये बच्चा याद नहीं रखता, वो क्वेश्चन में लिख देगा कि शेयर 10 का है, कंपनी ने अभी कॉल्ड अप 8 ही करे हैं, तो आप 10 से मत कर देना, एंट्री 8 से होगी। इसलिए ये हिंदी में लिखा है मैंने, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। हाँ, वो कुछ आएगा ही नहीं एंट्री में। आज अगर मान ले तेरी प्रीमियम 10 रुपए की है या प्रीमियम 20 रुपए की है और कॉल तेरा 100 रुपए का है, शेयर तेरा 100 रुपए का है, तो मैं शेयर कैपिटल में 100 ही डालूंगा, फिर इधर डालूंगा जो पैसा नहीं आया और इधर डालूंगा जो पैसा आ गया। तो मैं बात ही सिर्फ 100 रुपए की कर रहा हूँ। 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी आ गया है मेरे पास, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो जो प्रीमियम का पैसा आ गया है वो वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम में गया होगा, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही पड़ा रहेगा। अगर मैं यहाँ एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता तो वो पैसा फॉरफीचर में चला जाता, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव्ड है वो फॉरफीचर में जाता है और वो मुझे नहीं डालना था, क्योंकि वो 5 ही जगह पे यूज़ होता है। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को जब रिसीव होता है तो एंट्री में शो ही नहीं करते, वो जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पड़ा रहेगा, सेफ एंड सिक्योर। क्यों काम का नहीं है? क्यों काम का नहीं है? तू जो पैसे मेरे को दे चुकी है वो पैसे काम के नहीं है, तो मैंने तेरा शेयर जब्त कर लिया तो पैसे नाली में फेंक दूँ? क्यों हो गई? और पैसे रिसीव नहीं हुए पूरे तो प्रीमियम इनकम हो गई, और पैसे पूरे रिसीव हो जाते हैं तो प्रीमियम लायबिलिटी हो जाती है। ऐसे नेचर चेंज होता होगा। प्रीमियम तो प्रीमियम है, तूने पैसे दिए हो या ना दिए हो, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं और यूज़ नहीं होगा 5 जगह के अलावा। हाँ, क्या चीज़ का? इसने ये पूछा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, फिर क्या बोला था तूने? हाँ, जो पैसा आया उसका क्या होगा? तो मैंने कहा वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पहले भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही था, तो वो वहीं पड़ा रहेगा, सेफ एंड सिक्योर। अगर मैं उसको छेड़ता, इधर लाता, तो फिर इधर वो पैसा कहाँ चला जाता? फॉरफीचर, और वो मुझे लाना नहीं है। उसके हाथ से तो सारा ही पैसा गया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या। अब मान लो किसी ने एप्लीकेशन दे दी तो वो भी गई, किसी ने अलॉटमेंट दे दी वो भी गई, किसी ने फर्स्ट कॉल दे दी वो भी गई। तुम जो पैसे मुझे दे चुके हो ना वो तो भूल जाओ, अब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे शेयर भी जब्त कर लिए और तुम्हारा पैसा भी खा गया। वो
पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? फॉरफीचर में। वो तो भूल जाओ अब इसमें तुम सोचोगे सर शेयर होल्डर के साथ तो गलत हुआ, तो गलती पहले किसने करी? पैसे किसने नहीं दिए? शेयर होल्डर। ये तो एक्शन का रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट डिफॉल्टर आप हो। आप अगर समय पे पैसे दे देते तो ये नौबत और हमारे क्वेश्चन भी इजी हो जाते हैं, हमें भी एक एंट्री कम करनी पड़ती। आगे बढ़ूं, ये फॉरफीचर हो गया। अब कंपनी जब भी शेयर फॉरफिट करती है तो अब वो शेयर का क्या करेगी? अब जैसे वो शेयर वापस आ गया तो शेयर तो कागज का टुकड़ा है, और वो शेयर को वाह कितना बढ़िया लग रहा है शेयर, ठीक है। अब वो शेयर कंपनी वापस से क्या कर देगी? रीइश्यू। कंपनी कितनी बड़ी वाली है, आपने तो पैसे दिए नहीं, तो आपके जो पैसे दिए हुए थे वो तो खा गई, और अब दोबारा ये शेयर किसी को क्या कर देगी? रीइश्यू। अब एक हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसका मतलब है कि जिसके साथ एक बार चोट हो जाए वो दूसरी बार भी चोट खाने के लिए तैयार रहता है, तीसरी बार भी तैयार रहता है, चौथी बार भी तैयार रहता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ है। यही है ना इसका मतलब? तुम्हारे केस में तो यही है, ठीक है। तो इस कहावत का मतलब है जिसके साथ एक बार कोई चूक हो जाए वो दूसरी बार कॉशियस रहता है। तो अब सुनो, सुनो इधर, मेरे को स्नेहा ने पैसे नहीं दिए, मैंने शेयर जब्त कर लिए। अब ये शेयर मैं अम्मार को इशू करूंगा, तो जब मैं अम्मार को री इशू करूंगा तो फिर मैं ऐसे ही करूंगा, अम्मार 3 रुपये एप्लीकेशन में दे, 3 रुपये अलॉटमेंट में दे, 2 रुपये कॉल पे दे, फिर तू पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे शेयर भी जब्त कर लूँगा, फिर वो शेयर मुस्तफ़ा को दे दूँगा, फिर मुस्तफ़ा को बोलूँगा 3 रुपये एप्लीकेशन पे दे। कंपनी को काम थोड़ी करना होता है, यही तो काम होता है कंपनी का, इशू करो, फॉरफिट करो, री इशू करो, और कोई काम तो है ही नहीं। तो भैया इस बार कंपनी वो गलती नहीं करेगी जो पहले करी है कि पहले एप्लीकेशन, इस बार तो पूरा पैसा एक बार में दे दे, ख़त्म। अभी अम्मार को बोलूँगा अम्मार 10 रुपये का शेयर है, ले रहा है 10 रुपये में, ला 10 रुपये दे दे, तो मैं री इशू कर दूँगा, 10 के पूरे 10 ही लूँगा। तो देखो एंट्री होगी, अगर पार पे दूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अरे शेयर कैपिटल। अब मैं ऐसे 2 बार में एंट्री नहीं करूँगा, देखो इधर, अगर एप्लीकेशन का पैसा आता तो मैं ऐसे करता, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट ही नहीं खोलना, सीधे एंट्री क्या करनी है? बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री करनी है? बैंक टू शेयर कैपिटल। पूरा पैसा एक साथ दो तो दो, नहीं तो किसी और को दे दूंगा शेयर। अब हाँ कुछ पूछा था गणेश, कैसे करोगे? अबे फ्रॉड ही पैदा हुआ है ये। हाँ सारे फ्रॉड ही हो, तुम पीछे बैठने वाले हो, बैक बेंचर्स। सुनो इधर, अबे बाउलो बार बार ऐसे नहीं करूँगा, अब तो कंपनी पहली बार में भी ऐसे नहीं करती, डे 1 से तो बोल रहा हूँ। अब तो अपन ने जो पहले पढ़ा वो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं तुमसे 3-3 रुपये करके लूँ, पूरे पैसे एक साथ लूँगा। और ये कोई इतना बावले जैसा, कंपनी ये सोचती होगी कि तुम पैसे ना दो मैं तुम्हारे शेयर खा जाऊँ फिर किसी और को दूँ, इस इतनी छोटी सोच से कंपनी खोली जाती होगी। ये कह रहा है कि इससे भी पैसे टुकड़ों में लो, ताकि ये भी नहीं देगा तो इसके भी शेयर फॉरफिट कर लेना, फिर वो पैसे भी खा जाना। तो कह रहा है बार बार पैसे खवाई में आएंगे। बाहुली पूंछ, हाँ ये भी सही है। अबे तुम सारे क्या फ्रॉड हो गया? हाँ कौन देखता होगा? सेबी देखता होगा। सेबी क्या देखेगा? डिफॉल्टर तो वो शेयर होल्डर है जो पैसे नहीं दे रहा बार बार। कंपनी की क्या गलती है इसमें?
फर्स्ट पॉइंट डिफॉल्ट किसने किया है? शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर पैसे दे देता तो ये सब होता ही नहीं। सुनो, ऐसा नहीं होता बच्चों, सेकेंड बार में पैसा एक ही बार में आएगा। और आप अपने हिसाब से सोचो, कंपनी को तो जो फायदा होगा वो बाद में होगा। तुम पहले 8 एंट्री करके आए हो, फिर तुमने 4 फीचर की एंट्री करी, फिर इधर फिर 8 करोगे। हाँ, 17 एंट्री एक क्वेश्चन में, 6 नंबर का आएगा सिर्फ। पिक्चरों, तो हमारे लिए तो बढ़िया है कि शेयर अब एक बार में इशू हो जाएंगे। एक बार में इशू हो जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें क्विज सुनो, ये होगी जब पार पे इशू होंगे। पार पे मतलब मैं अम्मार को बोल रहा हूँ, अम्मार 10 का शेयर है, 10 रुपये में ले ले। अब अम्मार थोड़ा 1.5 शाना निकला। अम्मार ने क्या कहा, सर ये तो सेकंड हैंड है, स्नेहा ने भी तो लिए थे ये शेयर, और जब स्नेहा ने लिए थे तो उसने इतने रुपए तो दे ही दिए थे आपको, तो आप तो वैसे भी प्लस में ही चल रहे हो, मेरे को 8 में दे दो ना यार सर प्लीज़, 10 में मत दो, आप तो वैसे भी फ़ायदे में हो। मेरे को पता चला है स्नेहा आपको 7 रुपये तो दे चुकी थी, और आपने फिर शेयर जब्त कर लिए 3 रुपये के चक्कर में, तो 7 तो आप उसके खा के बैठे हो, मेरे से 8 ले लो तो भी 8 और 7 आपके तो 15 होंगे। चीज़ तो 10 की है, शेयर तो कागज़ का टुकड़ा है। मैं कहा यार अम्मार, मैं अलाउ तो कर देता ऐसा, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो अम्मार कहेगा सर थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, री इशू तो हो सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। कंपनीज एक्ट में इशू करने के लिए मना किया है, री इशू के लिए मना नहीं किया। आप री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हो, इशू नहीं कर सकते। हाँ तो फिर दे दे यार। अब मैंने भी यही सोचा, ठीक है यार 10 की जगह 8 आएंगे तो 8 ही सही, फ़ायदा ही है मेरे लिए। तो अब उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8, शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाएंगे, 2 रुपये मेरा नुकसान है, तो उस नुकसान के लिए मैं यहाँ लिखता शेयर डिस्काउंट, लेकिन मैं डिस्काउंट की जगह लिखूंगा शेयर फॉरफीचर। तुम समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ था स्नेहा का, तो वो जो फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा हुआ था वो मैं डिस्काउंट देने के यूज़ में ले लूँगा, तो भी मैं नेट बेनिफिट में ही हूँ, क्योंकि मैंने स्नेहा के खाए थे 7, डिस्काउंट देने में गए 2, और स्टिल मेरे पास बचेंगे कितने, 5, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, भूलना मत बराबर। हाँ, अबे वो तो बैंक में गए ना, वो तो कैपिटल में गए ना, वो फ़ायदा थोड़ी है। जो बैंक में 8 रुपये गए हैं उसके लिए तो शेयर दिया है ना मैंने, फ़ायदा तो वो है जो नेट अमाउंट मेरे को एक्स्ट्रा मिला है। आज मैं तेरे को 100 रुपये की बुक 100 रुपये में दूँ, तो मैंने तेरे को बुक दी, तूने मुझे 100 रुपये दिए, फ़ायदा क्या है, 100 रुपये की चीज़ दे तो दी, लेकिन मैं वही बुक तेरे से वापस ले लूँ और तेरे से 20 रुपये भी ले लूँ, और वही बुक मैं फिर किसी को 100 रुपये में दे दूँ, तो वो 100 रुपये फ़ायदा नहीं है, जो 20 रुपये तेरे से खाए थे वो फ़ायदा है। समझ गए बराबर। तो शेयर अगर री इशू होंगे तो एंट्री होगी दोनों, सुनो इधर, अगर पार पे इशू होंगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल, और अगर डिस्काउंट पे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कुछ लोग अम्मार जैसे होते हैं तो कुछ आलिया जैसे भी होते हैं। अब मैंने आलिया को ये 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में दे दिया, प्रीमियम में दे दी। बताओ, सेकेंड हैंड चीज़ भी मैंने किस में दे दी, तो प्रीमियम का तो पता ही आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपये टू शेयर कैपिटल 10 रुपये टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेरे को और फ़ायदा हो गया, 10 की चीज़ मैंने इसको 15 में दे दी, 5 तो मेरा प्रीमियम, और वो चीज़ ऑलरेडी मैं स्नेहा को दे चुका था, उसके मैं कितने रुपए खा के बैठा हूँ, 7, और 7 तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो भैया एक बात का जवाब दो, क्वेश्चन में ये तीनों आएंगे कि एनी ऑफ द वन आएगा? तीनों कैसे आएंगे, वन ही आएगा ना। री इशू या तो पार पे होंगे या डिस्काउंट पे, किसी एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चनों में तो आ सकते हैं। हाँ हाँ, एक प्रीमियम पे कर दिया, एक डिस्काउंट पे कर दिया, और पहले 8 एंट्री भी कर चुकी है, फिर 4 फीचर भी करना है, और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि यही करना है 80 नंबर में, यहीं बैठे रहो हर 3 घंटे में। पिक्चर हो, एक क्वेश्चन में एट अ टाइम एक ही होगा, या तो वो पार पे होगा या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। अच्छा एक बात बताओ,
सोच समझ के जवाब देना। मैंने अगर स्नेहा के 200 शेयर फॉरफिट करे 200, तो क्या ये हो सकता है क्वेश्चन में कि उसमें से मैंने 100 शेयर ही री इशू करे? हो सकता है ना? वेरी गुड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि मैं फॉरफिट 200 करूंगा लेकिन री इशू सिर्फ, तो वो याद रखना, फिर एंट्री में फ़र्क आएगा। हाँ, जितनी मर्जी होगी उतने करेंगे, या ऐसा कह सकता है जितनी सामने वाले की मर्जी होगी वो उतने खरीदेगा। जैसे आप तो सारे ही री इशू करने चाहोगे, पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन सामने वाला खरीदना भी तो चाहे। हो सकता है वो खरीदने से वो कहते अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 100 शेयर के ही पैसे हैं तो 100 दे दो। ये हो सकता है क्या कि मैं 100 शेयर अम्मार को दूं 8 रुपए में और 100 शेयर आलिया को दूं 12 रुपए में, और इसने यहाँ से ले लूँ 200, मतलब फॉरफिट तो 200 करूँ। सीधी बैठ, तेरे को बोलो शगुन, हाथ हटा और सीधी बैठ, स्ट्रेट बैठ एकदम। मैं 200 शेयर इसने यहाँ से फॉरफिट कर लूँ और उसमें से 100 अम्मार को दे दूँ और 100 आलिया को दे दूँ, अम्मार को 8 में दूँ और आलिया को 12 में दूँ, ये हो सकता है? वेरी गुड। उस केस में फिर तुम्हें दोनों एंट्री करनी पड़ेगी, डिस्काउंट वाली भी और प्रीमियम वाली भी। अगर ऐसा है तो लास्ट एंट्री ये सुनो, आपके पास 4 फीचर में जितना भी बैलेंस है, मैंने आपको कहा उसे बैलेंस शीट में दिखाना है। कब? जब ये शेयर दोबारा री इशू ना हो, क्योंकि री इशू नहीं हो तो ये आपका फायदा है, बैलेंस शीट में दिखा दो। लेकिन अगर ये री इशू हो गए तो फिर ये पैसा आपके लिए अब रिजर्व बन गया, तो आप इस 4 फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डाल देना। किस में डाल देना? क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो भी पैसा तुम्हें वन टाइम गेन से होता है, जो बार बार नहीं होता, उसे कैपिटल रिजर्व में दिखाओ। जो नॉर्मल गेन है वो P&L में दिखाओ, लेकिन जो वंस इन अ वाइल प्रॉफिट होता है, बार बार नहीं होता, जैसे आज मैंने एसी बेच दिया, एसी बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन एसी बेचने पे मुझे 5000 का फायदा हो गया, तो उसे मैं डालूंगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में वो पैसा जाता है जो वंस इन अ वाइल हो। तो अगर ऐसा कोई पैसा है तो 4 फीचर भी वैसा ही पैसा है। क्या आप रोज रोज किसी के शेयर फॉरफिट करते हो? कंपनी का काम है फॉरफिट करना, ये कंपनी का काम कंपनी चलाना है, फॉरफिट करना कंपनी का काम। लेकिन अब फॉरफिट हो गए और रीइशू भी हो गए, तो वो शेयर ठिकाने भी लग गए। एक बार तो इससे ले लिए, दोबारा किसी को दे भी दिए, सब कुछ हो गया बढ़िया। अब जो पैसा बचा हुआ है उसे बैलेंस शीट में ऐड ना करके कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि आपके लिए रिजर्व बन गया, वो फायदा बन गया। वो तो पहले भी तो फायदा ही था, पहले फायदा नहीं था। पहले फायदा क्यों नहीं था? क्योंकि एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले फायदा क्यों नहीं था। सामने देखो, ये पेन है, 10 रुपए का है, मैंने स्नेहा को दिया, ले बेटा 10 रुपए में। स्नेहा ने किया, सर मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मैं 2-2 रुपए करके आपको दे दूंगी। स्नेहा ने 2-2 रुपए करके मुझे 6 रुपए दे दिए, मेरी जेब में 6 रुपए है। स्नेहा से मैंने बाकी के 4 रुपए मांगे, इसने नहीं दिए, तो मैंने पेन वापस ले लिया। ला दे बेटा, ये वापस ले लिया। अब ये पेन मैंने मेरे शोरूम में लगा दिया, ये लगा हुआ है, ये अभी तक किसी और को बिका नहीं है, री इशू नहीं हुआ, तो मुझे 4 रुपए का नुकसान है कि 6 रुपए का फायदा है? 4 का नुकसान है। चीज बिकी कहाँ है अभी, और ये सेकेंड हैंड है, ये तो पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं सबको कह रहा हूँ 6 रुपये हो गया, पेन मेरे को वापस आ गया। अबे तो पेन ही तो आया है, बिका कहाँ है अभी? मान लो ये ऐसा कि ऐसा पड़ा हुआ रह गया, क्योंकि ये सेकेंड हैंड है और इसने आने लिखा है तो कोई भी नहीं ले रहा, तो फिर तो ये चीज बिकी नहीं। तो मैं जो चिल्ला के कह रहा हूँ मेरे को 6 रुपए का फायदा है, 6 रुपए का फायदा है, तुम दूसरे एंगल से देखो, मुझे 4 रुपए का नुकसान है, क्योंकि वो चीज अभी तक बिकी। गुरदीप, भावेश, अब एक बार ये चीज किसी और को बिक जाए,
अम्मार को ये पेन पसंद आ गया और अम्मार ले गया 10 रुपये में, तो 10 की चीज़ 10 में बिक गई। अब मैं कह सकता हूँ कि 6 रुपये का फ़ायदा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, शेयर जब री इशू हो जाए तो फॉरफीचर आपके लिए एक्चुअल में फ़ायदा बन गया। अभी तक वो एक्चुअल में फ़ायदा, इसलिए अब उस फ़ायदे को आप फ्रीली कहाँ डाल सकते हो। इसलिए मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में तभी डालना व्हेन दीज शेयर्स आर रीइश्यूड, जब ये शेयर दोबारा क्या हो जाए। जब तक ये शेयर रीइश्यू ना हो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, बोलो, जब तक शेयर री इशू नहीं होंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाई ये 2 एंट्री, प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, फिर री इशू होंगे या तो पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, और एक बार री इशू हो जाए तो लास्ट एंट्री करनी है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। याद रखना, अगर 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं और री इशू सिर्फ 100 ही हुए हैं तो आप कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 100 शेयर का पैसा डालना, पूरे 200 का, तो बाकी के 100 शेयर का पैसा बैलेंस शीट में ऐड होगा। अभी इसे बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चनों में सब आएगा और प्रैक्टिस कर करके एकदम अच्छे भी हो जाओगे। लेकिन अभी से थ्योरी से प्रैक्टिकल तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो तो मैं उस बच्चे को बच्चा मानता हूँ कि उसने ढंग से सुना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके तो हम प्रैक्टिस कर करके तो एक तरीके से हमने 10 बार एक ही तरह का क्वेश्चन कर लिया तो हमने 11वीं बार में भी कर लिया, क्योंकि वो 10 बार में रटाई में आ गया। लेकिन जिसने आज सुना और कल जैसे ही पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, पहले तुमने एक बार भी नहीं करा था और कल ही तुमने कर लिया, तो मतलब आज की क्लास सक्सेसफुल है। वो बच्चा है जो थ्योरी से प्रैक्टिकल करना सीखा, प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल करना सीखा, तो उसको अभी और मेहनत करनी है। ठीक है, हालांकि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ लेवल के हिसाब से ये चीज़ें मैं सीए में बोलता हूँ। हम एएस पढ़ाते हैं सीए में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर चीज़ थ्योरी में गिवन होती है कि इसकी अकाउंटिंग ऐसे करो, इसकी अकाउंटिंग ऐसे करो, मैं उनको सब चीज़ समझा देता हूँ। फिर वो एएस जब खत्म होता है तो फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, फिर मैं बोलता हूँ अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी का रूल लगा, तो बोलते हैं हाँ ये वाला, तो उन्होंने थ्योरी अच्छे से सुनी होगी तो प्रैक्टिकल समझ में आ गया। इसीलिए मैं अपनी हर क्लास में ये चीज़ चलाता हूँ कि पहले पूरे चैप्टर का जो भी पूछे सब एक साथ बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चों को वो वाली चीज़ याद रहती है। कितनों को याद रहता है कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही पैसा जाएगा जो शेयर रीइश्यू। कितनों को याद रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब वो नॉट रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो डेबिट। कितनों को याद रहता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का कॉल्ड अप जाता है, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और कॉल्ड अप अभी 8 है तो शेयर कैपिटल में सिर्फ 8 जाएंगे, पूरे 10 नहीं जाएंगे। इस वीडियो को पिन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें पूरा कंसेप्ट समझाया है। एक वीडियो जो पहले पढ़ाया था जिसमें वेंडर वाली सब बात बताई थी। अब कभी एग्जाम दो, मतलब टेस्ट की तैयारी करो तो ये 2 वीडियो अगर आप देख लो तो सारे कंसेप्ट एक साथ कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।